हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि सब लोगों की तैयारी अच्छी चलती होगी और बेहतर चलती होगी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट करते चलें, ठीक है। तो सम संख्याएं, सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं। सम संख्या वह संख्या जो दो से कट जाए, सिंपल सी बात, 2 से कट जाए या फिर उसके अंत में 0, 2, 4, 8, 6 आदि नंबर्स अंक या नंबर्स आते हैं। तो मतलब कोई भी हमें नंबर दे रखा है और उसके अंत में ये 0, 2, 4, 8, 6 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको देखकर ही तुम्हें पहचान लेना है कि यह संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली A to Z, 2 से विभाजित होने वाली A to Z संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो को छोड़कर यानी जीरो को अगर हटा दिया जाए, जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं A to Z, जितनी भी यानी कि अनंत तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं, ये लिख सकते हैं कि सारी संख्याएं से सारे अंक हमारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या की पहचान होगी हमारी कि जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो क्लास पसंद आती हो तो क्लास को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या अभी मैंने बताया था आपको। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं जीरो को छोड़कर वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें मैं जीरो और ऐड कर दूं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि 3 मैं कहूँ कैसा नंबर है, तो 3 एक प्राकृतिक नंबर है, पूर्ण नंबर भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐड हो गया, यानी कि 3 एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो इसमें आपको भटकना नहीं है। अगर कोई आपसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या अगर उसने 3 दे रखी है तब भी 3 प्राकृतिक संख्या होगी और 3 एक पूर्ण संख्या भी होगी, ठीक है। अगर अब वो ऑप्शन आपको ऐसे देगा -3, यानी कि जो माइनस के होते हैं इसके बाद आते हैं ये -1, -2, -3, ये होती है पीछे की संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है, नहीं हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आती है, ठीक है। तो इसके आगे की हमारी यहाँ से क्या होगी, यहाँ से हमारी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या और यहाँ से जीरो अगर और ऐड कर दूं मैं तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे इतना सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की ओर बिना किसी देरी के। बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ आपको। सॉरी, पूर्ण संख्याओं का आप लिख लीजिए। परिभाषा क्या होगी कि जीरो को अगर प्राकृतिक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए या मिलान कर दिया जाए तो हमारी क्या बनती है, पूर्ण संख्याएं बनती है, ठीक है। इसका ये हो गया। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है,
पूर्णांक संख्या है। बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कि अनंत तक जितनी होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसमें जीरो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रही है, पूर्ण संख्याएं भी हो जा रही हैं। अब जीरो के बाद की जो आती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 यानी अनंत तक, ठीक है, ये अनंत तक। तो अगर इसमें ये वाली संख्याएं और ऐड कर दी जाए तो हमारी ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। यानी कि ये अधूरी थी अभी यहाँ तक, ये जीरो तक, यानी कि ये पूर्ण नहीं थी। अब ये पूर्ण संख्याएं हमारी, पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, जीरो को ऐड कर दें अगर प्राकृतिक संख्याओं में तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और पूर्ण संख्याओं के साथ हम इन संख्याओं को भी ऐड कर दें तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक हो जाएंगे, यानी कि एक पूरा वो बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो हमें इतना तो पता लग गया कि हम इसके साथ अगर इसको भी ऐड करते हो तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम कि पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर माइनस वाली संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, वो पूर्णांक हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब विषम संख्या, विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं वह संख्याएं जो दो से ना कटें। हमारी सम संख्या मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सम संख्या हमारी वह संख्या होती है जो दो से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि जो दो से कट जाए, यानी कि दो, और ये सम संख्या है, ठीक है। दो ये क्या हो रहा है, देखो 2 भी 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, 8 भी 2 से कट रहा है, और ये 2 भी 10 भी 2 से कट रहा है, ठीक है। 12 भी ऐसे 2 से कट रहा है। अब जो 2 से ना कटे हमें वो संख्या देखना, जैसे कि हमारी 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, ठीक है। तो हमारी वह संख्याएं जो 2 से ना कटे तो हमारी वो क्या कहलाती है, हमारी जो 2 से ना कटे वो विषम कहलाती है, और जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो विषम संख्याओं की परिभाषा में लिख सकते हैं कि विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से ना कटे। सिंपल सी परिभाषा है कि जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। हम समझेंगे भाज्य संख्या, या हम पहले समझ लेते हैं अभाज्य संख्याओं को, सॉरी, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जिन जो खुद के अलावा और एक के अलावा, एक के और खुद के, यानी कि जैसे कि हम कहें 3 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक से कट सकता है और किससे कट सकता है, खुद से, यानी कि 3 से कट सकता है। इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि जिसके 2 से मतलब 2 फैक्टर होंगे, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर ना हो तो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और 2 से अगर ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि मैं लिख दूं 8 लिख दूं, 8 का क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 8 भी हो जाएगा। तो इसके 1, 2, 3, 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैंने क्या कहा था कि 2 से ज्यादा ना हो, यानी कि एक वो खुद होना चाहिए और दूसरा उसे काटने वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को काट देता है, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन नंबर है, सभी में कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे एक नहीं काट सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या जैसे कि 2 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक होती है, एक हमारी एक से ही कटती है वो, लेकिन अभाज्य में नहीं आती है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो 2 हो गई हमारी, और यहाँ से 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम देखोगे इसके 2 के करोगे तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 के करोगे तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी नंबर से तो नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है,
7 किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, और किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है, अदरवाइज किसी नंबर से नहीं कट रहा है। यानी कि वे संख्याएं जो खुद के और एक के अलावा किसी से ना कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट करते चले, क्योंकि ऐसा होगा माइंड में नोट करने से भूल जाते हैं कभी कभार। तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, तो नोट्स में से आप देखते रहेंगे कि मतलब तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हाँ सर ने हमें ये पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। कल से बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कल की क्लास बिल्कुल ना लेना भूलें, क्योंकि कल की क्लास में हम समझाया पढ़ाया बी बोर्ड मार्क्स जो हमने कराया था पहले, उसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के सिलेक्ट किए हैं आपके लिए और आपके लिए। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। कल शाम 6 बजे आपके सामने बी बोर्ड मार्क्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अमेजिंग, इतना कवर्ड, यानी कि और भाज्य। अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? भाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यानी कि जैसे कि हम ले लें, पहली क्या हो जाएगी हमारी 4। सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है? 4। यानी कि प्रथम भाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? 4 होगी। प्रथम अभाज्य पूछी जाए तो अभाज्य क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक तो 1, पूर्ण 0। पूर्णांक आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो होती है अनंत। ठीक है, अगर पूछेगा भी तो अनंत पे होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 4 जो है तो एक भाज्य संख्या है। 4 एक भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे इसको, ये 1 से भी कट जाएगा, किससे? और 2 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। यानी कि 1 2 3। मैंने कहा था कि 2 से अधिक हो। अब 2 से क्या अधिक हो रहे हैं? देखो 1 2 1 2 3, यानी कि 3 हो रहे हैं। तो यानी कि ये 2 से तो अधिक हो गए, तो हमारी प्रथम भाज्य संख्या हमारी क्या होगी? वो होगी हमारी 4। ठीक है, 4 के बाद आ जाएगी हमारी 6, फिर आ जाएगी 8, फिर आ जाएगी 10, फिर आ जाएगी 12, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी हमारी भाज्य संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन दे रखा हो कि प्रथम 2 भाज्य संख्याओं का योगफल बताओ तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अंतर बताओ तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो हम 10 संख्या लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो वो आपको क्वेश्चन के साथ कराएंगे। ठीक है, आगे चल के अभी हम समझते हैं। तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गई होंगी कि भाज्य संख्या क्या होती है। इसकी परिभाषा लिख लो कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रोमन संख्या। रोमन संख्याएं। आज की क्लास बहुत छोटी हो रही है और क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस करने की कोशिश ना करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको आज संख्याएं बताई जा रही हैं, कल को ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्याओं का प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम भाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो अगर आपने एक क्लास देख रखी होगी तो आप बिल्कुल बिना देखे बता दोगे, बिल्कुल माइंड में सोच कर ही बता दोगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे रोमन संख्या। रोमन संख्या हमारी क्या होती है? रोमन संख्याओं को हम इस तरीके से शो करते हैं। ये हमारी क्या हो गई? आई के तरीके से। ठीक है, ये आई यानी कि ये हो गई हमारी पहली, यानी 1। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी? 2। ये हमारी क्या हो जाएगी? 3। ये हमारी क्या हो जाएगी? 4। ये हमारी क्या हो जाएगी? 5। और ये हमारी क्या हो जाएगी? 6। और ये हमारी क्या हो जाएगी? 7। इसके बाद 8 9 और 10। ठीक है, हमने ये देख लिया कि एक बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। पहले इन चीजों को याद कर लो कि डबल आई, ट्रिपल आई, फिर बी आई, फिर बी आई 6,
ये 7, ये फिर 8, फिर 9। इसको नोट कर लें आप, एक बार नोट करने में ही ये रोमन संख्या आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी, बिल्कुल अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया कि ये तो होती है, ठीक है। इसके बाद हम 11 अगर बनाएंगे तो 11 हम कैसे बनाएंगे कि x को लिखेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे, i लगा देंगे। ऐसे मैं कहूँ 44, तो 44 यानी कि पहले मैं आपको बता दूं कि l इसका मतलब होता है 50, ठीक है। c इसका मतलब होता है 100, b इसका मतलब होता है 500, ठीक है। और m का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो अब इसकी एक सिचुएशन है, ये है कि x में से मतलब किस में से क्या क्या घट सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन हमारी क्या है, जो i है यानी कि एक हमारा किस किस से माइनस हो सकता है। अभी जैसे कि हम बनाए 44 बनाए, 44 हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लेंगे 50 को, 50 को क्यों लेंगे, अब 50 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा l, फिर इसके पीछे आ जाएगा 6 यानी कि IXL, ये हमारी क्या हो जाएगी 44, ठीक है। यानी कि 50 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 44 बचेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहले ये बता दूं कि l में से xi क्यों घटा। हम ये लिखते क्या कहते हैं, पहले हम लिखते x 4 बार लिखते और क्या कहते हैं फिर i को 4 बार लिखते, लेकिन ये रूल है नहीं, किसी भी नंबर किसी भी रोमन नंबर को आप 4 टाइम नहीं लिख सकते, ठीक है। किसी भी नंबर में आप किसी भी रोमन नंबर को साथ 4 टाइम नहीं लिख सकते, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। तो अब रोमन के 3 रूल मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पहला रूल हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं, पहला रूल हमारा ये जो i दिख रही है ये सिर्फ b और x से माइनस हो सकती है, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि x जो है हमारा देखा ये हमारा c और किससे माइनस हो सकता है, l से, l और c, ठीक है। यानी कि 50 से और 100 से ही x माइनस हो सकता है, ठीक है। और तीसरा रूल हमारा क्या है, c जो है हमारी सिर्फ d से और m से माइनस हो सकती है। इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नोट करके रख लेना। जो बच्चे कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो क्लास को दोबारा रीस्टार्ट करके देखें और इस सबको नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल की क्लास जो है वो उसमें काफी अमेजिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ कराएंगे, एलसीएम एचसीएफ के बाद सभी क्लास होगी, उसमें आपको रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग के बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन हमने क्वेश्चन देख कर रखे हैं, काफी ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठाया और डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के रखे हैं क्योंकि खुद मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो रोमन संख्याएं तो सब लोग समझ गए होंगे कि क्या होती है, हम मैंने बता दिया l 50 होता है, c 100 होता है, d 500 होता है, m 1000 होता है, ठीक है। c d और m से माइनस हो सकता है, यानी कि 500 और 1000 से माइनस हो सकता है। हम कुछ संख्याएं बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 345 बनाओ, 345 हमारा कैसे बनेगा, यानी कि हमारा बनेगा c थर्ड टाइम तो लिख सकते हैं लेकिन फोर्थ टाइम नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्या है 45, तो यहाँ के लिए हम लेंगे 45 के लिए लेंगे हम पहले b और फिर लेंगे l। bl क्यों, क्योंकि जब 50 में से 5 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 45 बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं 443 का बना। अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि हम सी को 4 बार लिख दें, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम डी में से माइनस करेंगे, 500 में से माइनस करेंगे, ठीक है। कितने 43, अगर 100 में से 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, तो आपके बचेंगे 57, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे डी जो कि आगे, और उसके पीछे हम कितने 57 माइनस करने वाले, यानी कि एल हमारा कितना होता है 50, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब 50 में से 7 माइनस करना है। अब 7 हमारे कैसे बनेंगे, BI, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये 443 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपको एक रोमन नंबर बताता हूँ, उसका आपको कमेंट में आंसर करना है कि उसके वो एक नॉर्मल नंबर कितना होगा, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है उसे तुम्हें, मैं एक रोमन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ IB 4,
ये छोड़ो, मैं आपको एक बड़ा सा नंबर लिख के देता हूँ। डी एल डी सी ए सी एल डी सी एल, यहाँ पे एल ही ना लग जाएगा, डी एल एक्स आई। इसको आपको बताना है इसका नंबर क्या होगा, ठीक है। इसको आपको कमेंट में देना है। बाकी के चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आगे भी पढ़ना। सहभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे हम। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारी रह जाएंगी 2-4 और रह जाएंगी, उन्हें पढ़ेंगे और क्लास एंड करेंगे। तो आई होप कि सबकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चलती होगी, बहुत ही बेहतरीन चलती होगी। तो सब तैयारी करते रहें। अब हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। सहभाज्य संख्या हमारी एक नहीं होती, यानी कि जैसे कि मानो एक, तो एक ही सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या हमारी हमेशा पेयर में होती है, 2,3, 4,5 ऐसे पेयर में होती है, ठीक है। जिनका एचसीएफ एक हो, या मैं कह सकता हूँ कि जिनका एचसीएफ, जैसे 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे अपने आप कैसे निकालोगे, 2 को बाहर लिखोगे, 3 को अंदर लिखोगे, 2 एकम 2 एक आ गया, 1 से 2 को भाग दोगे, सॉरी 2 एकम 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, यहाँ से इससे करोगे तो कितना 2 अंदर आ जाएगा, तो 2 1 दूनी 2, यहाँ से माइनस करोगे तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे 4 5 का देख लो, तो 4 5 का क्या, 4 को बाहर करोगे और 5 को अंदर करोगे तो 4 ए बन जा, 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 4 अंदर आ जाएगा तो 1 4 जा 4। यानी कि हमने देखा कि हमारा जो इसका एचसीएफ 1 आता है तो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं कहूँ 6 7, क्या ये सहभाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो एचसीएफ है वो 1 आने वाला है, ठीक है। 9 8 9 7 9 7 8 सॉरी 7 8 ऐसे ही जो पेयर में होती हैं और जिनका एचसीएफ 1 आता हो तो वह संख्याएं कहलाती है हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको माइंड में बिल्कुल नोट कर लेना है। इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप कि वह संख्या जिनका एचसीएफ 1 आता हो तो वह क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्रमागत संख्या, ठीक है। क्रमागत संख्या आपकी क्या होती है, क्रमागत संख्या वह संख्या होती है जो क्रम से लगी हुई होती है। क्रमागत संख्या सबको बोर्ड पर दिख तो रहा है साफ साफ, एक बार कमेंट करके बता दें, ठीक है। क्रमागत संख्या, अब क्रमागत संख्या कैसे होती है, मैंने बताया था कि सहभाज्य संख्या जो होती है वो पेयर में होती है। पेयर कैसा होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका सहभाज्य संख्या होती है। और मैं कहूँ क्रमागत संख्या है जैसे कि क्रम से लगी हुई, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, यानी कि इनके बीच का जो गैप हो वो इक्वल हो, कितना हो, सबका इक्वल गैप चलता हो, यानी कि वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत संख्या हमारी ये भी है 1 2 3 4 5 6, क्यों, इनके बीच का गैप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इनके गैप का बीच क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो संख्याएं क्रम से लगी हुई होती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जिनके बीच का गैप इक्वल हो, जिनके बीच का गैप वो क्या कहलाती है, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। और सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, पेयर में होती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान हम देखेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। स्थानीय मान से सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे स्थानीय मान का मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप कहोगे मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, तो वो आपका क्या होगा, स्थान हो गया, ठीक है। ऐसी तो मैं अभी बहेड़ी का रहने वाला हूँ, तो मेरा क्या हो गया, ये एक स्थान हो गया, क्या मैं बहेड़ी का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर जैसे कि तुम कोई मुझसे पूछे कि तुम कहाँ के हो सर, तो मैं कहूँगा बहेड़ी का हूँ, तो जैसे मेरा ये स्थान हो गया, ठीक है। ऐसे ही नंबरों का स्थान होता है कि ये 100 में है, ये 50 में है, ये 10 में है, ये 3 में है, ऐसे ही किस में है, वो उसका स्थानीय मान जो होता है वो जैसे उसका जिस जगह पर वो बैठा हुआ होता है उसका मान को ही हम स्थानीय मान कहते हैं।
स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसे मैं 4 2 5 7 ये नंबर दे दूं, मैं कहूँ 4 का स्थानीय मान निकालूं, तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे आप? जैसे ये 4, वो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है और सिंपल ही तरीके से देखना है। जैसे मैं कहूँ 4 का स्थानीय मान निकालूं, तो 4 को लिखो और इसके बराबर में कितने हैं? 2 नंबर दे रखे हैं तो 2 जीरो लगा दो, यानी कि 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 400 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कहूँ 2 का स्थानीय मान बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको कि 4 जो नंबर का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको 2 लिखो और उसके बराबर में जितने भी नंबर दे रखे हैं उसके पीछे, ये नहीं कि आगे वाले नंबर दे रखे हैं आपको तो इनकी भी 0 2 और बढ़ा दो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 2 का हो जाएगा 2000। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो है वो 3 नंबर है। ठीक है, राइट हैंड साइड में नहीं देखना आपको, लेफ्ट हैंड साइड में देखना। ठीक है, ऐसे मैं दूसरा नंबर बताऊँ 3 4 7 9, तो इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका 9 का स्थानीय मान होगा 9। क्यों? क्योंकि इसके बराबर में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके आसपास कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 लिखेंगे हम और कितने करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि 3 और 3 जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ऐसे ही इसका आप कमेंट में बताएं 14798, तो 7 का स्थानीय मान निकाल कर बताओ जल्दी से कमेंट में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है? जातीय मान। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दे रखा हो कि स्थानीय मान की जगह पूछा जाए आपसे जातीय मान बताओ, जातीय मान क्या होता है? मैं समझा रहा हूँ। जातीय मान, जातीय मान 3 4 5 का 4 में 3 का जातीय मान बताओ, तो बिल्कुल दिमाग में ध्यान देख लेना, छाप लेना है। इसका क्या होता है? जिसका अगर जातीय मान की बात की जाती हो तो जातीय मान हमेशा ऑलवेज वही होता है जो हमें जिस नंबर का हमें पूछा जाए वही हमारा जातीय मान होता है। ठीक है, ऐसे में 4 का कहूँ तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। 5 का क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 के बराबर में 2 नंबर दे रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो स्थानीय मान हो जाएगा। अगर जातीय मान की बात करी जाती है तो आपको क्या करना है? वही लिख देना बिल्कुल बिना सोचे समझे, जो हमसे जो वो कहे 3 का जातीय मान बताओ तो 3 ही लिख देना है। ठीक है, अभी मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। आधे घंटे की होगी तो ऐसे 32 मिनट की कर दे, 2 मिनट की कर दे, 30 मिनट की हो गया, 28 मिनट की है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या इसकी परिभाषा क्या होगी? वह संख्याएं, कोई भी संख्या में से हम अगर एक घटा दें, यानी कि हमें देखा 4 3 4 3 4 4 3 4 3, अगर हमसे पूछा जाए 3 4 3 की क्या चीज पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 3 4 3 की हो जाएगी 3 4 2, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें संख्या दे रखी है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, पूर्ववर्ती इस टाइप से लिखना है, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, ऐसे ही हमें कोई भी संख्या दे रखी हो 4 4 5, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 4 4 4, यानी कि इसमें से हमें एक माइनस कर देना। कोई भी संख्या दे रखी हो 45 दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि घटते हुए क्रम में पूर्ववर्ती संख्या जो होती है वो घटते क्रम में निकलती है। ठीक है, और ऐसे ही आप समझेंगे उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। उत्तरवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्या जैसे हमने अभी पढ़ा था, पूर्ववर्ती में पढ़ा था हमने कि घटते हुए क्रम में, यानी कि 3 4 3 4, ये हमने ये पढ़ा था कि अगर जैसे हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो क्या करना है? इसमें 1 माइनस कर देना है। ठीक है, जब 1 माइनस कर देंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी? 4 3 3 आ जाएगी। अब हमसे अगर इसकी पूर्ववर्ती की जगह उत्तरवर्ती पूछ लेगा तो उत्तरवर्ती में हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक ऐड कर देना। 4 3 4 क्या हो जाएगा? 1 प्लस करेंगे जब हमारा कितना आ जाएगा? 4 3 5। ठीक है, तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि किसी भी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो उत्तरवर्ती संख्या हो जाती है। ठीक है,
तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि एक पूर्ववर्ती है तो एक घटेगा और उत्तरवर्ती है तो एक बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बताने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलते हैं। इनके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों से बताएंगे। और परसों को आपको आने वाली है रीजनिंग की क्लास, तो उसके परसों को 6 बजे और कल भी 6 बजे बिल्कुल आना ना भूलें। और बहुत कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है। अगर जेएनयू में सिलेक्शन चाहते हो तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम खुद चल के नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चलती होगी। तो आज की यहीं समाप्त करते हैं।